हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपके केमिस्ट्री टीचर। आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दो टॉपिक से हर एक साल आप MCQ देख लें या सब्जेक्टिव देख लें, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इस केवल दो टॉपिक से, इस चैप्टर से कम 2 से 3 मार्क्स का एकदम डेफिनेटली है, डेफिनेट रूप से क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ ये आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि हेनरीज लॉ या राउल्ट्स लॉ, तो ये शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 2024 में राउल्ट्स लॉ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। हेनरीज लॉ से भी क्वेश्चन था 2022 में, 2023 में। राउल्ट्स लॉ से 2025 में भी क्वेश्चन था। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन था और 2024 में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आया था। यानी कि हर एक टाइप से ये जो दो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ काम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वो चाहे CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो। ठीक, हम लोग इंग्लिश के NCERT के बुक से रेफरेंस लेके हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये ध्यान देना है कि हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में देख रहे हैं इसको। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ठीक लगेगा। एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप लोग इसको देखें। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंसंट्रेशन देखा था, आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में देखते हैं। तो हेनरीज लॉ, पहले ये देखना है कि हेनरीज लॉ का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये किसके बेस पे है। तो एक चीज़ जो हमने सॉल्यूशन के टाइप्स को आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, ये ध्यान देना है कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं NCERT में किस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब आपको लगेगा कि सर आप तो बोले थे कि पूरा ये चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, घोल है, लेकिन हम लोग द्रवीय घोल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही हमको पढ़ना है। अब लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप्स का हो जाएगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। कितने टाइप का होगा, तो 3 टाइप का होगा। कब कब, तो अगर आपका घुल यानी कि जो सॉल्यूट है वो हो जाए सॉलिड, एक में क्या हो जाए लिक्विड, दूसरे में क्या हो जाए गैस, तब तीसरे में हो जाए गैस। और जो आपका सॉल्वेंट है ये तीनों में क्या हो जाए, लिक्विड ही रहे। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, है ना। तो घुल अगर ठोस है, घोलक द्रव है, तो भी क्या बनेगा, द्रवीय घोल। घुल अगर द्रव है, घोलक भी द्रव है, तो क्या बनेगा, द्रवीय घोल। और अगर घुल गैस है, घोलक लिक्विड है, तो क्या बनेगा, द्रवीय घोल। ये ध्यान देना है। पहले हमने बात कर लिया था कि प्रकृति के बेस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था, घोल को हमने वर्गीकृत किया था। पिछले वीडियो में आप जाके देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये बात पता है। हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। हेनरीज लॉ जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, तो गैस इन लिक्विड पे। किस पे, गैस इन लिक्विड पे। अब गैस इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, गैस होगा, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक, तो उसके बेस पे हम लोग अब एक लॉ को पढ़ते हैं कि वो लॉ क्या कहता है। तो हम लोग पहले इसको यहां से मिटा लें। हम लोगों को बेसिकली पढ़ना किसके बारे में है, जिसके बारे में पढ़ना है वहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आ जाएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे,
तो द्रव में गैस घोल, ठीक ना। द्रव में क्या है, गैस के घोल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सिंपल, बहुत आसान है ये लॉ, और याद रखना भी बहुत आसान है। यहाँ इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जैसे ही आप देखिएगा, यहाँ एक पिस्टन है, ये क्या है, एक पिस्टन है, ऊपर एक वेट रख दिया गया है, ठीक ना, वेट W1 रख दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये है लिक्विड, और यहाँ जो खाली जो आपको दिख रहा है ये पार्ट हो गया किसका, ये हो गया आपका गैस, है ना। तो अगर हम वेट डालते हैं तो होगा क्या, जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो गैस है वो किस में घुलने लगेगा, लिक्विड में घुलने लगेगा, जब वेट बढ़ाएंगे तब। और जैसे जैसे वेट को कम करेंगे वैसे वैसे ये क्या होने लगेगा, गैस जो है फिर लिक्विड से बाहर निकलने लगेगा। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि जब आप हाईली प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर जब डालते हैं तो क्या होता है कि गैस कॉम्प्रेस होता है। तो जब गैस कॉम्प्रेस होता है तो कॉम्प्रेशन के बाद उससे ज़्यादा आप अगर पावर और प्रेशर अगर लगाते हैं तो क्या होगा, वो लिक्विड में घुल जाएगा। और जब वो लिक्विड में घुलेगा तो कैसे घुलेगा, यानी कि जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा लगेगा, सॉल्युबिलिटी जो गैस का है वो लिक्विड में उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ दूसरे फिगर में आप देखिए बी में, यहाँ W1 वेट हो गया, W2 और W3, 3 वेट उस पर रख दिया गया। तो पिस्टन पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, पिस्टन पहले यहाँ था, अब क्या आ गया, नीचे आ गया, नीचे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे गैस के, वो कम पार्टिकल्स हैं, यहाँ गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा घुले हुए हैं। गैस के पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे, अब पार्टिकल्स क्या हो गया, नज़दीक हो गया। तो ये दो असर दिखा रहा है, दो तरह के गुण को दिखा रहा है, दो तरह के प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। कौन कौन, तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो गैस जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, संपीर्य होगा, यानी कि सिकुड़ेगा, कम स्पेस में आ जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब हम प्रेशर एक्सटर्नल जब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, PEX हमने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया कि जो गैस के जो कण हैं वो धीरे ज़्यादा से ज़्यादा किस में घुल रहे हैं, लिक्विड में घुल रहा है। बस यही सिंपल सा एकदम हेनरीज लॉ है। तो इसके लिए NCERT में क्या लाइन दिया गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन क्यों लिया गया, तो यानी कि अमाउंट, गैस के अमाउंट को, यानी कि गैस की मात्रा को हमको दिखाना है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो किसी गैस की मात्रा की घुलनशीलता बाह्य दाब बढ़ने के साथ द्रव में बढ़ जाती है, द्रव में बढ़ती है। एकदम सिंपल यही चीज देखना है कि किसी गैस की मात्रा घुलनशीलता किसी गैस की मात्रा की घुलनशीलता माने कितना ज़्यादा घुलेगा वो किस पे निर्भर करता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ देखिए ये चीज़ बताया गया है
कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अनुसार होगा कि P ई एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इसी को हम लोग लिखते हैं P ई एक्स इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, P के एच इंटू एक्स। अब के एच क्या है भाई, तो के एच जो है हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज नियतांक है। अब क्यों हेनरीज नियतांक है, तो आपने ये चीज़ पढ़ा है कि जब हम लोग समानुपाती को अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाते हैं, तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, तो वो नियतांक क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, हेनरीज नियतांक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अब पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब, हम लोग बात करेंगे आगे, ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। फिर से एक बार ये समझ लीजिए, अब मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने गैस को लिया है किसी लिक्विड के कंटेनर के ऊपर, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, ऊपर से जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जो गैस के कण हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड में घुलेंगे, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, सिंपल। यानी बाह्य दाब या दाब जो है वो गैस की मात्रा के समानुपाती होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा घूर्णनशीलता, सिंपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं, हेनरी का नियम। क्लियर। अब इसके बेस पे हम लोग देखें तो हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि हमने ये देखा कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच इंटू एक्स, जहाँ वेयर P जो है वो क्या है, P क्या है भाई, तो दाब है, दाब कौन सा दाब, बाह्य दाब, ठीक ना, ऊपर से जो दाब लग रहा है। इसके बाद केच क्या है, केच है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, और x जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब हमने इसीलिए इन सारे टॉपिक को पहले भी पढ़ा दिया है। मोल भिन्नांक, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख लेंगे। मोल भिन्नांक है ना। अब मोल भिन्नांक किसका, तो मोल भिन्नांक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, एक्सटर्नल प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ बोलते हैं, ठीक ना। अब हेनरीज लॉ के बेस पे कई सारे हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। हेनरीज लॉ जो है अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। इसमें हम लोग ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि द KH is different for different gases at different temperature। ये भी ध्यान देना है, यानी
केएच का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग तापक्रम पर अलग होता है। ये जरूर ध्यान देना है। इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे यहाँ, तो हम लोगों को मिलेगा कि ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे देख लीजिए हीलियम के लिए केएच का वैल्यू, ठीक है। और यही अगर टेम्परेचर है तो यहाँ केएच किलो बार में है केल्विन पर बार, ठीक है। और देख लीजिए अलग अलग गैस के लिए सेम टेम्परेचर है तो अलग अलग वैल्यू है। एक टेम्परेचर पे अलग अलग यही अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो इसका वैल्यू अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए N2, ठीक ना, दोनों N2 है, लेकिन एक 293 पे है और एक 303 पे है। देखिए दोनों का केएच का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है, हेनरी नियतांक जो है, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक निश्चित तापमान पे निश्चित गैस के लिए निश्चित होता है, ठीक। तो ये इसका टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप टेबल 1.2 को देख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों को क्या देखने को मिल सकते हैं, तो हमको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। ये इससे तो आप लोगों का परिचय होगा ही होगा। द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एकदम प्रैक्टिकल है। आप खोल के आराम से हेनरीज लॉ को चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जब मार्केट से कोक खरीद के लाते हैं, कोक समझ रहे हैं ना, स्प्राइट हो गया या थम्सअप हो गया या कोका कोला, वटेवर जो भी हो, अब आप जैसे ही उसको खोलते हैं, आपने फ्रिज से निकाला और अभी तक वो खुला हुआ नहीं है, आप मार्केट से खरीद के लाए और जैसे ही खोलते हैं का आवाज़ आता है। जैसे ही ये जो आवाज़ आता है, क्या होता है, आपने ये चीज़ उसमें भी देखा होगा, जब वो आप स्प्राइट वगैरह को खोलेंगे तो चूँकि ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो उसमें दिखेगा कि बुलबुला जो है वो बाहर निकल रहा है। तो वो किस गैस का बुलबुला है, कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने ये चीज़ पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टेस्टलेस होता है, लेकिन एक जो आपके टंग पे यानी कि जीभ पे एक सनसनाहट देने के लिए, एक अलग टाइप से फील लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है। इसके भी कारण को आपको समझाएंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि जब आप कोक के बोतल को खोलते हैं तो जो आवाज़ आता है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहता है। एक चीज़ इसको आपने फील किया होगा कि जब आप मार्केट से कोक के बोतल को खरीद के लाते हैं तो वो बड़ा हार्ड होता है, दाबिएगा तो दबेगा नहीं, लेकिन एक बार जब उसका सील खुल गया है और जब गैस उससे बाहर निकल गया है तो आराम से वो अब नॉर्मल हो जाएगा। दो चीज़ आपने देखा, दो चीज़ आपने नोटिस किया होगा, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कौन से लॉ पे, तो हेनरीज लॉ पे। आपने मार्केट से बोतल लाया, बोतल हार्ड है, इसका मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया है और प्रेशर दे के कार्बन डाइऑक्साइड को उसके लिक्विड में मिला दिया गया है, ठीक ना, उस कोक में मिला दिया गया है प्रेशर डाल के। तो प्रेशर डालें तो बोतल के कंटेनर पे सब प्रेशर लगा हुआ है, तो इसीलिए हम दबाएंगे तो क्या होगा, दबेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम खोलते हैं आवाज़ आता है और आने के बाद गैस बाहर निकलता है, बोतल जो है वो लूज हो जाता है, ठीक। अब तीसरी बात इस बोतल में आप देखिएगा कि जब आपने ये एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप कोक पीते हैं, फर्स्ट टाइम आपने जब नया मार्केट से खरीद के आप कोक लाए थे और वो आप पी रहे हैं, वो टेस्ट, वो फ्लेवर, और जब आप कोक को बचा लिए और बचा के फिर से फ्रिज में रख दिए और फिर निकाल के पीजिएगा, दोबारा वो टेस्ट नहीं आएगा। आप डेफिनेटली इस चीज़ को आपने फील किया होगा।
लेकिन आपका ध्यान वहाँ हो सकता है गया हो या नहीं गया हो। लेकिन इसके पीछे एक ही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ कि बाहर निकल गया। फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल था, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर निकल जाएगा वो टेस्ट नहीं आएगा जो सबसे पहले आपने मार्केट से खरीद के लाया था। तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर दे दिया गया है उस बॉटल में कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिक्विड में क्या हुआ है, मिल गया है, उसके कोक के सॉल्यूशन में मिला हुआ है। ठीक, ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज होता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होगा। ये एक एग्जाम्पल है किसका, हेनरीज लॉ का, हेनरी के नियम का ये एक उदाहरण है। इसीलिए बोल रहा है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कौन सा गैस, CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर पर बोतल को क्या किया जाता है, सील किया जाता है। क्लियर। अब दूसरा एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, स्कूबा डाइवर। अब स्कूबा डाइवर्स आपने ये देखा होगा कि जो स्कूबा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गोताखोर। तो गोताखोर कौन होता है, जो पानी के गहराइयों में जो जाता है, वो एक सिलेंडर लेके पीठ पर जाएगा। ठीक है, तो वो जब जाते हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स। मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज while breathing air at high pressure under water। अब वो क्या होता है ना कि हाई कंसंट्रेशन के जो गैस जो है ना, गैस पानी के अंदर भी है, ऑक्सीजन जो है वो पानी में होता है लेकिन मिनिमम अमाउंट में होता है। इसके लिए एक चीज़ आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि छोटी मछली जो है, एकदम छोटा छोटा जो मछली होता है वो पानी के अंदर ही रहता है, ऊपर नहीं आएगा। बड़ी मछलियों को सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि बड़ी मछलियों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो आ जाते हैं लेयर पे, ऊपर आके सरफेस पे सांस लेके फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन छोटी मछलियों को उतना पानी में ऑक्सीजन है जो एक्वेटिक लाइफ को जीने के लिए, यानी कि जलीय जीवन को जीने के लिए चाहिए, उतना पानी में ऑक्सीजन ऑलरेडी रहता है। लेकिन हम लोग पानी में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और उतना पानी से हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। तो स्कूबा डाइवर क्या है ना कि हाईली प्रेशराइज जो है वो गैस के सिलेंडर को लेके भीतर जाते हैं और इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड। अब यहाँ क्या होता है कि वो भीतर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, पानी का प्रेशर बढ़ेगा। तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें क्या चाहिए कि गैस की भी सॉल्युबिलिटी को बॉडी में क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है ना कि वो गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं। व्हेन द डाइवर कम टुवार्ड्स सरफेस, जब वो ऊपर आएंगे तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज। नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिस रिलीज द डिजॉल्व्ड गैसेज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। दिस ब्लॉक्स कैपिलरी एंड क्रिएट्स ए मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। जैसे ही वो भीतर जाएंगे तो होता क्या है कि अगर गैस का सिलेंडर लेकर नहीं जाते हैं तो अगर दूसरा गैस अगर हमने ले लिया तो क्या होगा कि प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि हमारे ब्लड वेसल में नाइट्रोजन जाने लगेगा ऑक्सीजन के बदले में। और जब ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो वो तो नाइट्रोजन पहले से मिला हुआ है तो वो क्या हो सकता है कि बेंड कर सकता है। ठीक है, बेंड्स हो सकता है, हेडेक वगैरह हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, बेहोशी आ जाएगा, गिर जाएंगे और वो बहुत दर्द भी देता है और लाइफ के लिए क्या होगा, बहुत डेंजरस भी होगा। तो ये हमारा था हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। बस सिंपल सा है, याद रखना है कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की घुलनशीलता द्रव में उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक, अब हम लोग देखें इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन अब हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी एक इंटेक्स क्वेश्चन है बनाया हुआ है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन,
हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, क्या पूछ रहा है, मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना, यानी हमारे पास PEX दे दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो 1 लीटर वाटर दिया है। आपको ये चीज़ बता दें कि ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आपको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। अगर शुद्ध जल है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, 1 ग्राम प्रति ml। क्लियर? तो जब 1 ग्राम प्रति ml होगा तो हम लोग यानी 1 लीटर बराबर क्या होगा, 1 kg, ठीक ना। अगर पानी की बात करें तो पानी का 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसको वेट करके देख लीजिएगा, अगर वो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, तो उसका वेट 1 लीटर का 1 kg जरूर आएगा, क्योंकि प्योर वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, यानी या 1 kg पर लीटर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि तो हमारा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 1000 ग्राम, और मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ H2O होता है कितना, 18 ग्राम पर ml पर मोल, ठीक ना। तो जब हम ये इसका जब मोल निकालेंगे गिवन वेट बाई मोलर मास, तो ये कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। 1000 में 18 से भाग लगाइएगा तो 55.55 आ जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले x को निकाल देते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, और kh का वैल्यू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है ना। तो हमने क्या निकाल लिया, पहले मोल भिन्नांक निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मोल भिन्नांक, ठीक है। अब मोल भिन्नांक निकाल लिया तो यहाँ देखिए एज, मतलब ये बता रहा है कि 1 लीटर वाटर जो है वो 55.5 मोल ऑफ इट, कैसे, तो 1 लीटर पानी के मतलब कितना kg, 1 kg, और 1 kg हो गया दिया गया भार। अब मोलर भार कितना हो गया, 18 ग्राम प्रति ml। जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5। अगर डायरेक्ट आपसे ये स्टेटमेंट दे देता तो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन इसके पीछे 2 चीज़ है। एक तो घनत्व याद करना है कि घनत्व जो होता है शुद्ध जल का 1 लीटर प्रति kg होता है, ठीक है, या 1 kg प्रति लीटर होता है। दूसरा याद रखना है कि ये मोल जो हम निकालेंगे तो गिवन वेट यानी दिया गया भार 1000, मोलर भार 18, जब भाग लगाएंगे तो आएगा 55.5 मोल। देयरफॉर यानी कि इस प्रकार, इफ n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन द सॉल्यूशन, तो यहाँ नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन आपने ये चीज़ पढ़ा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल मतलब क्या, सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट का मोल, तभी ना मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो हमने इसका मोल n मान लिया है, और इसको हमने बहुत छोटा मान लिया है कि बहुत छोटा है, तो इसको हमने छोड़ दिया। और जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये x का वैल्यू दे दिया गया। अब इससे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए। n को हमने क्या मान लिया कि डिनोमिनेटर जो हर है, जो नीचे वाला है, बहुत छोटा है। इसके कंडीशन में n/55.5 इज इक्वल टू, चूँकि x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है मूल भिन्नांक, और मूल भिन्नांक निकालने के बाद तो हमने देख लिया कि n इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना, और यही हमारा मोल हो गया। और जब मोल अब मिली मोल में चेंज करना है, तो मिली मोल में चेंज करना है तो क्या कर देंगे हम लोग, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिली मोल निकल जाएगा। क्लियर? तो ये आज के क्लास में हमने ये देख लिया कि हेनरीज लॉ, फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन करने के लिए आप इसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हम लोग देख सकते हैं कि हेनरीज लॉ का मतलब क्या होता है। तो इस पेज को आप निश्चित रूप से देख लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए,
एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में देखिए, लेकिन समझिए, देखिए, और क्वेश्चन में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में तो इसके क्वेश्चन को एकदम आसानी से बनाना है पेशेंस के साथ, और ये क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आपसे बन ही जाएगा। ओके, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप समझेंगे, लाइक करेंगे और बच्चों को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।